नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ का संवाद है। बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। दोबारा सत्ता में आने के बाद एक्शन में है सीएम और संवाद आज काफी अहम है। बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के साथ संवाद होगा। ये संवाद वर्चुअल संवाद होगा और कई अहम दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे और दोबारा सीएम बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद पहला ऐसा मौका जब बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के साथ संवाद करेंगे। ये संवाद वर्चुअल होगा। थोड़ी ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का संवाद है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और जो बीडीएस है और जिला पंचायत सदस्य हैं वो वर्चुअल संवाद करेंगे, यानी कि सीधे ना होकर ये वर्चुअली होगा और सीएम योगी उनसे बातचीत करेंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे और दिशा निर्देश भी देंगे। बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के साथ वर्चुअल संवाद थोड़ी देर बाद। और अब बात करते हैं नतीजों की, जिसका इंतजार छात्रों को होता है परीक्षा देने के बाद। तो बिहार बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में 79.88% छात्र पास हुए हैं, यानी कि 12,86,971 परीक्षार्थी पास हुए हैं। इस बार टॉप 10 में कुल 47 स्टूडेंट शामिल हैं। औरंगाबाद की रामायणी पटेल हाई स्कूल की छात्रा रामायणी रॉय ने टॉप किया है। रामायणी ने 500 में से 487 अंक हासिल किए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर 486 मार्क्स के साथ नवादा की सानिया और मधुबनी के विवेक कुमार हैं। तीसरे स्थान पर औरंगाबाद की प्रज्ञा कुमारी है। प्रज्ञा ने 485 अंक हासिल किए हैं। वहीं जो छात्र रिजल्ट में अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का अवसर मिले। हालांकि जो छात्र परीक्षा में 50 अंक पाए हैं और कंपार्टमेंट में 45 पाए, तो 45 को अंतिम अंक मानकर सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा। तो बोर्ड की बात की जाए, बिहार बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट आज जारी हो गया है। इंतजार खत्म हो गया। स्टूडेंट्स का इंतजार था कि रिजल्ट कब जारी होगा, क्योंकि 10वीं के रिजल्ट के बाद तय होता है कि आखिर जो सपना वो देख रहे हैं जिस दिशा में जाने का, वो पूरा किस तरीके से होगा। तो आपको बता दें कि 10वीं की 79.88% छात्र पास हुए हैं, जो एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। करीब 80% बच्चे पास हो चुके हैं। फर्स्ट डिवीजन से अगर बात की जाए तो 4,24,597 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। सेकंड डिवीजन से 5,10,441 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। थर्ड डिवीजन से औरंगाबाद की रामायणी राय ने टॉप किया है। रामायणी राय को 500 में से 487 अंक मिले हैं। पटना से हमारी संवाददाता रजनी शर्मा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, इंतजार हुआ बच्चों का खत्म और रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट तो अच्छा रहा इस बार। बिल्कुल रजनी, बताते चलो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बार अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया, इतिहास रचा है। रिजल्ट जारी हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक का रिजल्ट मार्च महीने में दिए हो। इसके पहले रिकॉर्ड आया था कि अप्रैल के पहले सप्ताह में रिजल्ट आया था, लेकिन इस बार खुद अपना ही इतिहास रचा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने और कुल 16,11,099 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिए थे, जिनमें 79.9% छात्र छात्राएं सफल हुए। तो कह सकते हैं कि जो पारदर्शिता थी उसे भी बरकरार रखा गया और इस बार सिर्फ 12वीं नहीं 10वीं की रिजल्ट भी बहुत समय पर दिया गया। खासा उत्साह है लोगों में, छात्राओं में खासा उत्साह है, क्योंकि जहां सीबीएसई के रिजल्ट परीक्षा अब तक नहीं हुए हैं, वहीं पे अगर इस तरह से रिजल्ट आ जाते हैं, जो कि पहले आम तौर पे ये हुआ करता था कि आईसीएसई और सीबीएसई के रिजल्ट पहले आ जाया करते थे, बिहार बोर्ड को लेट हुआ करता था और जिसकी वजह से बिहार बोर्ड के छात्र छात्राएं एडमिशन लेने से कई जगह वंचित रह एक नया इतिहास रचा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने और खासा उत्साह है छात्र छात्राओं में, क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट का प्रतिशत भी काफी अच्छा है और काफी समय पे रिजल्ट आया। रजनी, बिल्कुल रजनी, कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन ही पेपर हो रहे थे, ऑफलाइन पेपर होना, इतना अच्छा रिजल्ट, यानी स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है।
बिल्कुल देखिए, पिछले 2 सालों से रिजल्ट का आंकड़ा अगर कहें तो वो ऑनलाइन का चक्कर था, लेकिन इस बार पूरी तरह ऑफलाइन परीक्षा हुआ। ऑफलाइन परीक्षा के बावजूद भी रिजल्ट भी समय पे आया और प्रतिशत भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है तो वैसे में बिहार में टॉप भी लड़की ने ही किया है। पहली टॉपर भी लड़की है, दूसरी टॉपर भी लड़की है और तीसरी टॉपर भी लड़की है। तो कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि ये एक नई परिपाटी, नई शुरुआत हुई है कि अब हर टॉप पर लड़कियां बैठेंगी, ऐसा अंदेशा और ऐसी शुरुआत कर दी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इन छात्राओं ने। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें स्कूलों की, किस जगह के जो स्कूल है वो सबसे ज्यादा मेरिट में उनके बच्चों के नाम रहे हैं? और देखिए, औरंगाबाद, मधुबनी और अब ये आंकड़े आने शुरू हो गए। इन 2 जगहों के बच्चे काफ़ी आगे हैं, इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे खास बात ये बता दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में तमाम ज़्यादातर वो स्कूलें होती हैं जो सरकारी स्कूल होते हैं। तो अगर सरकारी स्कूल के बच्चे इतने अच्छे रिजल्ट करते हैं तो ये वो संभावनाएं तलाश रहे हैं जो देश का भविष्य हो सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में मोस्टली ऐसा माना जाता है कि पढ़ाई ठीक से नहीं होती है या फिर स्टूडेंट वहाँ नहीं अकोमोडेट हो पाते हैं। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए हैं और जिस तरह के प्रतिशत दिख रहे हैं उससे ये कहा जा सकता है कि वाकई अब सरकारी स्कूल भी टक्कर देने लगे हैं प्राइवेट स्कूल्स को। रजनी, बिल्कुल। और महिलाओं ने भी साबित कर दिया है, लड़कियों ने भी साबित कर दिया है कि अगर मौका मिले, बच्चे अगर पेरेंट्स पढ़ाएं तो देखिए वो भी कारनामा कर सकती हैं। टॉप और टॉप लिस्ट में सबसे ज्यादा लड़कियां ही शुमार हैं। अब थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पटना की बात की जाए या जो शहरी इलाके हैं वहां के बच्चे आगे आए या फिर ग्रामीण क्षेत्र के? नहीं, देखिए ये एक दुर्भाग्य जी। तो रिजल्ट जारी हो गया है, बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ है। हमारे सहयोगी लगातार हमसे बातचीत कर रही हैं, उनसे हम एक बार फिर से बात करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि हर बार की तरह लड़कियां टॉप पर रही हैं। रामायणी राय टॉप पर रही है, इसके बाद सेकंड जो है उसमें भी लड़कियां हैं, यानी लड़कियों ने ये साबित कर दिया है कि वो हर जगह पे। जी रजनी, बताइए। में बिहार की राजधानी पटना और पटना की कोई भी छात्र छात्रा शामिल नहीं है, ये अफसोसजनक बात है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के, हालांकि कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो होते हैं वो भी, यानी शहरी क्षेत्रों के बच्चे पिछड़ गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आगे बढ़ गए। शुक्रिया रजनी तमाम जानकारी के लिए। और अब झारखंड की खबर का रुख करते हैं। पंचायत सचिव अभ्यर्थी पिछले 70 दिनों से नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी वित्त वर्ष के आखिरी दिन कांग्रेस भवन पहुंचे और गठबंधन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पंचायत सचिव अभ्यर्थी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने 2021 के वित्त वर्ष को नियुक्ति का साल कहा था, लेकिन आज वित्तीय साल का आखिरी दिन है और हम गठबंधन के नेताओं और मंत्रियों से पूछने आए हैं कि नियुक्ति वर्ष 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने घोषित किया था और जब 31 दिसंबर खत्म हो गया तो माननीय पहुंचे हुए हैं, क्योंकि नियुक्ति वर्ष 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने घोषित किया था और जब 31 दिसंबर खत्म हो गया तो माननीय, तो सुना आपने क्या कुछ कहना और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? को माननीय मुख्यमंत्री ने घोषित किया था और जब 31 दिसंबर खत्म हो गया तो माननीय रामेश्वर उरांव जी ने कहा है कि नियुक्ति वर्ष हमने वित्तीय वर्ष को माना है। और आज उन्होंने कहा था हमें उस समय कि अगर 31 मार्च तक से आप लोग की नियुक्ति नहीं कराई जाएगी, झारखंड में नियुक्तियां नहीं होंगी, झारखंड में सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे, तो आप आना और कांग्रेस से सवाल करना। तो आज 31 मार्च है हम लोग के पास और आज अंतिम दिन है नियुक्ति वर्ष का। और आज हम लोग माननीय कांग्रेस के वित्त मंत्री माननीय रामेश्वर उरांव जी से ये सवाल करने पहुंचे हैं कि आपने जो वित्त वर्ष कहा था, आखिर वो वित्त वर्ष कहाँ गया? वित्त वर्ष में आपने नियुक्ति वर्ष घोषित की थी और आज हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। नियुक्ति वर्ष 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने घोषित किया था। तो सुना आपने, आज वित्त वर्ष का आखिरी दिन है 31 मार्च और ऐसे में पंचायत सचिव अभ्यर्थी पिछले 70 दिनों से नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी की बात भी सुन रहे थे। वित्त वर्ष के आखिरी दिन कांग्रेस भवन पहुंचे हुए हैं ये लोग, कांग्रेस से सवाल करने के लिए गठबंधन की सरकार में क्या हुआ, नियुक्तियों का रोजगार कब मिलेगा।
इधर बिहार विधान परिषद के 200वें सत्र का आज समापन हो गया। इस सत्र में कुल 22 बैठकें आयोजित की गई। सत्र में कुल 1030 प्रश्नों की सूची मिली। इसमें से 922 प्रश्नों के उत्तर स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से कुल 434 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। वर्तमान सत्र में लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में पूछा जाएगा। इस सत्र में ध्यान आकर्षण की कुल 158 सूचनाएं मिली हैं। 106 ध्यान आकर्षण सूचनाएं सदन के कार्यक्रम पर लाए जाने के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिसमें 97 सूचनाओं का उत्तर दिया गया है। इस सत्र में कुल 11 विधेयक पारित किए गए हैं। सदन की सहमति से निवेदन समिति को सुपुर्द किया गया, जिसको निवेदन समिति हमारे यहाँ जो बनी हुई है, निवेदन समिति उसको देखेगी और ई विधान के माध्यम से माननीय सदस्यों के द्वारा 855 ताराकिन प्रश्न एवं 234 अल्पसूचित प्रश्न दिए गए, जिसके माध्यम से कुल 600 तारांकित प्रश्न और 179 अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर प्राप्त हुए। इतना उसमें उत्तर भी प्राप्त हुआ। इस तरह नेभा के माध्यम से 163 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जबकि 63 सूचनाओं। और अब रुकते अगली खबर का। कुशीनगर के सेवरही कस्बे में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लगातार जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। आंदोलन कर रहे कांग्रेसी बहुत हुई महंगाई की मार, गद्दी छोड़ो बीजेपी सरकार का पोस्टर लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कासगंज जनपद के भरगैन गांव में बड़े पैमाने पर चल रही अवैध हथियार की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार कर मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कई उपकरण बरामद किए हैं। कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिल रही है कि पटियाली थाना क्षेत्र के भैरगैन गांव से बड़े पैमाने पर फैक्ट्री चल रही है। इसकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर मौके से 10 बने हुए तमंचे, 5 जिंदा कारतूस, 2 खाकी खोखा और अलावा भारी मात्रा में उपकरण बरामद किया है। वहीं अशोक शर्मा और कादिर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 लोग मौके से फरार हो गए हैं। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। भारी मात्रा में उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बरगैन में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। जिंदा कारतूस और तमंचे और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि जो इनके 3 साथी हैं वो फरार हो गए। है ना औजार भी उसमें। अवैध शस्त्र फैक्ट्री की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी करने में पुलिस को कामयाबी प्राप्त हुई है। एक का नाम है कादिर आलम और दूसरा नाम है अशोक शर्मा। जो इसमें अभियुक्त फरार है, उनका नाम ब्रिजेश शर्मा, फूले, छोटे खां इत्यादि है। ये लोग अपने असलाह जो है वो 2 से 3 हज़ार रुपये में प्रत्येक असलाह को बेचते हैं। इसमें हम लोगों को 10 पूरे बने हुए तमंचे अलग अलग बोर के, 10 अंध बने तमंचे, काफ़ी सारी मात्रा में कारतूस, खोखा कारतूस इत्यादि बरामद हुए हैं। जो इस फैक्ट्री में यूज़ होने वाले जो उपकरण हैं वो भी इसमें इक्विपमेंट्स जो है वो बरामद हुए हैं। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब एक महिला एडवेंचर का लुत्फ उठाने के दौरान बिजली कट जाने से 1000 फीट ऊपर रस्सी से बीचों बीच फंस गई। बाद में प्रशासन और वहां मौजूद पर्यटकों की मदद से काफी मशक्कत के बाद महिला को बचा लिया गया। हालांकि पीड़ित परिवार कहां से आए थे उसका अभी पता नहीं चल पाया है। राजगीर नेचर सफारी में बनी जिप लाइन, ट्रैकर, स्काई वॉक और अन्य स्थलों का
लुत्फ उठाने सैकड़ों पर्यटक हर वक्त घूमते दिखाई देते हैं। इसी दौरान एक महिला पर्यटक जिप लाइन ट्रैक लुत्फ उठा रही थी और बिजली गुल हो जाने की वजह से वो एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच गई, लेकिन सेफ्टी टावर पर कोई कर्मी नहीं था। महिला टकराने के बाद बीच में जाकर फंस गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हमीरपुर में 21 किलो अवैध गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। हमीरपुर जनपद के सिसोलर थाने में 2 सैयद इस्तेहाक और संजय 2 अभियुक्त पकड़े गए। इनके पास से भारी मात्रा में 21 किलो गांजा बरामद हुआ। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और साथ ही उस नेक्सस को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अन्य लोगों को भी पता लगाया जा रहा है जो इस धंधे में लिप्त होकर के और ड्रग्स का बड़े पैमाने पे कारोबार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। तो 21 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है और गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस बाकी लोगों की अब गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। तो हमीरपुर की खबर जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और सिसोलर में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग कहां पर गांजा की सप्लाई करने जा रहे थे, इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ रही है और इनके जो अन्य साथी हैं जहां पर ये मिलकर काम करते थे उनकी भी पुलिस खोजबीन कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में शराब की लूट का मामला सामने आया। दरअसल एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। घटना के बाद स्थानीय लोग पहुंचे, तब तक कार सवार लोग भाग गए थे। बाद में पता चला कि कार के अंदर शराब रखी हुई है। ग्रामीणों ने जब देखा कि कार शराब की पेटियों से भरी है तो लूटने के लिए भीड़ लग गई। महिला हो या पुरुष, सबने मिलकर शराब लूटी। इस दौरान मौके पर किसी शख्स ने वीडियो बना लिया। वीडियो में दिख रहा है कैसे शराब की पेटी और बोतल लोग लेकर जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे मोहनिया थाने के एएसआई प्रमोद कुमार ने कहा कि सूचना मिली है कि कार पलटी है। हम लोग पहुंचे, गाड़ी को निकाला गया। अब डिक्की खोलकर जांच की जा रही है, इसमें शराब है या नहीं, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो प्लॉट को निकाला जा रहा है। कौन सा जगह है सर ये? कारी कला के आसपास। ये लोग बता रहे सर, लोग बता रहे इसमें शराब वराब है क्या? अब तो गाड़ी खुलने के बाद तो पता चलेगा। खुलने के बाद क्लियर हो पाएगा। तो शराब लूटने को लेकर होड़ मच गई। जैसे ही गाड़ी पलटी, जो इसमें सवार लोग थे वो भाग गए। देवव्रत हमारे संवाददाता कैमूर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवव्रत, अजीब बात है, हादसा होता है और खबर सूचना पुलिस को पहुंची है, उसके पहले लोग पहुंच जाते हैं और लूट मचा देते हैं शराब को लेकर। जी, आपको हम बता दें कि इस मामले में हम लोग का थाना अध्यक्ष से बात हुआ है। शराब का जांच चल रहा था समेकित चेक पोस्ट पर, लेकिन पुलिस को चकमा देकर तस्कर भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस के द्वारा खदेड़ा गया। खदेड़ने के क्रम में जाकर भुंडी टेकारी के पास अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद प्रशासन काफी खोजबीन किया। कुछ देर के बाद ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि
गाड़ी पलट गया है, जिसके बाद वहां लोगों ने अपने पहले शराब को लूट लिया, इसके बाद थाना को सूचना दिया, तब जाकर थाना ने यानी कि वहां से पुलिस गाड़ी बाद लाई। में पहुंची और ग्रामीणों ने शराब की लूट मचा दी। शुक्रिया देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। और अब उत्तराखंड से बड़ी खबर, उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी हो गई है। बिजली दरों में 2.68% की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू दामों में 3.32% की बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल बिजली की दर में 2.42% की बढ़ोतरी हुई है। लगातार सुबह से हम बता भी रहे थे कि आज 31 मार्च है और कल से ये जो बढ़ी हुई दरें वो लागू भी हो जाएगी, तो आज फैसला होगा। और देखिए, सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं, कमर्शियल बिजली की दरों की बात करें तो एक बड़ा झटका लगा है। 2.42% की बढ़ोतरी है, एक बड़ी बढ़ोतरी है। घरेलू दामों में 3.32% की बढ़ोतरी। और इस पूरी खबर पर बात करते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, इंतजार था और अब देखिए दाम बढ़े, एक बड़ा झटका। बिल्कुल, देखिए बिजली विभाग ने भी एक बड़ा झटका देने का काम किया है, जहां नियामक आयोग ने बाकायदा अपना 2022-23 के लिए टैरिफ प्लान जारी किया है, जिसमें नए कनेक्शन से लेकर घरेलू बिजली उत्पादन और इसके साथ ही तमाम जो है विद्युत कनेक्शन को लेकर जो है बढ़ोतरी की गई है। जिसमें बात की जाए प्रदेश में 2.68 बिजली दरों में जो है बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही बीपीएल श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं उन पर भी 4 पैसे प्रति किलोवाट बढ़े हुए दामों से अगला भुगतान जो हो सकेगा। लिहाजा इसको लेकर बाकायदा नियामक आयोग की तरफ से पूरा टैरिफ तैयार किया गया और इस बार जो है समय रहते बिजली के जो दाम है वो बढ़ा दिए गए हैं। जी तो सौरभ, कल से ये बढ़ी हुई दरें लागू होंगी? बिल्कुल, 1 अप्रैल से जो है सभी बढ़ी हुई दरों को जो है लागू कर दिया जाएगा। बाकायदा इसमें तमाम अधिकारियों के द्वारा जो समीक्षा की गई थी, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि महंगाई बढ़ रही है, लगातार जो है कर्मचारियों की मांगों का जो है देखा जा रहा था। उसके बाद अब नियामक आयोग ने भी बिजली की दरों में इजाफा किया है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर एक बार फिर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी सौरभ, ऐसे वक्त में इजाफा, जब बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है गर्मी में, इतना बड़ा झटका उपभोक्ताओं को, वो भी नई सरकार बनने के बाद उम्मीदें लगाते हैं कि महंगाई कम होगी, राहत मिलेगी, यहाँ तो आफत हो गई। बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही की जा रही थी कि इस बार सरकार बिजली की दरों में इजाफा नहीं करेगी, लेकिन इस बार भी इजाफा हुआ है। पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली की दरों में इजाफा होने से एक बार फिर कमर तोड़ महंगाई दिखाई देने लगी और इसको लेकर बाकायदा जो राजनीति भी होने लगी है। और ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल बिजली की दरों में इजाफा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी चुनाव निकले हैं और क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में बिजली की खपत काफी ज्यादा होती है, तो लिहाजा इस पर ध्यान देने की जरूरत थी। जी सौरभ, ये भी कहा गया कि बिजली के साथ साथ पानी को लेकर भी जो है वो एक बड़ा झटका लगेगा, यानी कि अभी एक और थोड़ी देर बाद फिर एक और झटका लगेगा उत्तराखंड की जनता को। बिल्कुल, देखिए कुछ दिनों बाद जो है ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि पहले चरण की बात की जाए तो नैनीताल और श्रीनगर में पानी के मीटर लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के प्रत्येक जो है जनपद में जल्दी पानी के मीटर लगेंगे, जिसमें जो है बाकायदा पानी के मीटर लगेंगे और बिल आएगा, लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर करें तो क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भाटिया तमाम जानकारी के लिए। और अब एक बड़ी खबर इस वक्त है, सोनभद्र के डीएम टीके शिबू सस्पेंड कर दिए गए हैं। निर्माण कार्य में मिली थी लापरवाही की शिकायत, सीएम योगी ने कार्रवाई की है। अगर कोई लापरवाही करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, ये संदेश सीएम योगी दे चुके हैं। दोबारा गद्दी संभालते ही उन्होंने अधिकारी अफसरों को साफ तौर पर मीटिंग में कह दिया था, कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, जनता से जुड़े काम सबसे पहले होने चाहिए। और देखिए, निर्माण कार्य में अगर लापरवाही हुई है, शिकायत मिली थी, इसके बाद सीएम योगी ने कार्रवाई की है और एक बड़ी कार्रवाई है ये। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी की एक बड़ी कार्रवाई है। संदेश देने की कोशिश है कि अगर अब कोई अफसर इस तरीके से बात नहीं मानेगा, लापरवाही होगा, जैसे कि सोनभद्र के डीएम टीके शिबू ने किया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, तो बाकी लोगों पर भी इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। निर्माण कार्य में लापरवाही की शिकायत मिली थी और उसके बाद सीएम योगी ने कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की ये एक बड़ी कार्रवाई है। सत्ता में आने के बाद लगातार ये कहा गया कि भ्रष्टाचार जैसे पहले सरकार में बर्दाश्त नहीं था, जीरो टॉलरेंस अब दोबारा से देखने को मिल रहा है। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है या फिर निर्माण कार्य में कोई शिकायत मिल रही है, लापरवाही की जा रही है, तो शिकायत की जांच भी होगी और आज भी अधिकारियों तक पहुंचेगी। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है, सीएम योगी ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि
सोनभद्र के डीएमटी के शिबू सस्पेंड कर दिए गए। हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखनऊ से। अखंड प्रताप शाही, एक बड़ी कार्रवाई है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ। निश्चित तौर पर डीएमटी के शिबू जो कि सोनभद्र के डीएम है, उनके खिलाफ खनन मामले में जो न्याय समिति थी उसको लेके अन्य जो निर्माण कार्य थे उनमें भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी। तो तमाम शिकायतों को मिलने के बाद इसके अलावा पोस्टल बैलेट पेपर जो सील न करके सार्वजनिक स्तर पर प्रदर्शित किया गया था, उसके चलते भी नेशनल मीडिया में ये वायरल हुई थी, जिसके कारण अब पूरे मामले को लेके उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एक आरोप लगा इनके ऊपर, जो आरोप निर्धारित किए गए हैं वो है सामूहिक और असामूहिक लिफाफों की सीलिंग गलत होने के कारण अत्यंत विषम स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये आरोप लगाया गया है, जिसमें आयुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर द्वारा जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर पुनः सीलिंग कराकर प्रकरण का निस्तारण कराया गया। और इस तरीके से जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं उनमें खनन का मामला तो था ही, निर्वाचन का जो था उस दौर में भी जो पूरे असंवैधानिक तरीके से इन्होंने लिफाफों की सीलिंग गलत होने वाली स्थिति में इन्होंने जो तरीका अपनाया, उस तरीके को लेकर भी इनसे सवाल खड़े हुए थे। और इसके बाद फिर मंडलायुक्त विंध्याचल को अलग तरीके से इस पूरे मामले को हस्तक्षेप करना पड़ा था और इसमें काफी भद्द पीटी थी प्रशासन की। तो इसको लेके भी उनपे आरोप लगाया गया, उनपे सख्त कार्रवाई की गई है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अखंड प्रताप शाही, ये एक बड़ा संदेश है दोबारा सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी का कि बड़े पदों पर बैठे क्यों ना हो अधिकारी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर ये जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का योगी 1 सरकार में चल रहा था, वो 2.0 सरकार में भी वो कंटिन्यू है, इस तरफ एक इशारा है। और अभी पिछले हफ्ते ही अगर ये कहा जाए तो सरकार ने शपथ ली है और कार्यकाल अभी सभी मंत्री अभी अपने बिल्कुल शपथ लेते ही एक्शन में सीएम और उसके बाद डीएम पर कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया अखंड प्रताप शाही तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरें देखने के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।